हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्र चैप्टर 24। चैप्टर का नाम है विधि शोणित्यम अध्याय। विधि शोणित्यम अध्याय मतलब कि अगर हम विधि से प्रॉपर रूटीन से आहार विहार करेंगे तो रक्त विशुद्ध हो जाएगा, मतलब एकदम शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होकर वो शरीर का पोषण करेगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम विधि शोणित्यम अध्याय है। इसमें हम सब कुछ रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है शुद्ध रक्त का निर्माण। शुद्ध रक्त कैसे बनेगा? देश साथ में, काल साथ में, ओक साथ में, इन सब के अनुसार अच्छे से आहार विहार के पालन से शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। विशुद्ध रक्त प्राण का आधार होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर रक्त विशुद्ध है, विशुद्ध मतलब होता है एकदम प्योर, शुद्ध बिल्कुल, ठीक है, वो क्या करेगा? बल, वर्ण, सुख और दीर्घायु प्राप्त होगी हमको। सुख मतलब होता है आरोग्यता। और उसके बाद प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है, मतलब जो हमारी लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? रक्त पर ही डिपेंडेंट होती है। उसके बाद आता है रक्त दुष्टि के कारण। इम्पॉर्टेंट है रक्त दुष्टि के कारण। रक्त की दुष्टि कैसे होगी? विकृत मद्यपान, अति मात्रा में मद्यपान, तीक्ष्ण मद्यपान या अति उष्ण मद्य का सेवन करने से। जो मद्यपान है वो विकृत है मद्य, या अति मात्रा में कोई सेवन कर रहा है, तीक्ष्ण मद्य का सेवन कर रहा है या अति उष्ण मद्य का सेवन कर रहा है, और जो भी मादक पदार्थ होते हैं, मतलब जो भी नशीली चीज़ें होती हैं, वो सब रक्त को दूषित करती हैं। अति नमकीन कोई भोजन कर रहा है, अति क्षार द्रव्यों का सेवन कर रहा है, अति अम्ल, अति कटु रस वाले द्रव्यों के सेवन से भी रक्त दुष्ट हो जाएगा। आनूप या बिल में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस के सेवन से, जो आनुप देश के पशु पक्षी हैं या जो बिल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनके मांस के सेवन से भी रक्त दूषित होता है। विरुद्ध पूती आहार सेवन से, पूती मतलब सड़ा हुआ गंदा खाना कोई खा रहा है तो उससे भी रक्त दुष्टि होगी। उसके बाद इसमें कोटेशन आता है, भुक्त्वा दिवा प्रस्वप्ताम द्रव स्निग्ध गुरुनीचा। भुक्त्वा मतलब खाना खाना। कैसा खाना खाना? द्रव, स्निग्ध और गुरु। भोजन करना है कैसा? द्रव, स्निग्ध और गुरु, और फिर ये सब खाकर दिवा स्वप्न, दिन में सो जाना है। तो इस चीज़ से भी क्या होगा? रक्त की दुष्टि होगी। ठीक है, द्रव, गुरु, स्निग्ध पदार्थों का सेवन कर दिन में सो जाने से। उसके बाद आता है शरद काल स्वभावश्च। शरद काल में पित्त प्रकोप होता है तो स्वभाव से ही रक्त की दुष्टि होती है। उसके बाद आता है रक्त दुष्टिजन्य रोग। अगर रक्त की दुष्टि हो गई, ये सब जो निदान थे इसका किसी ने सेवन किया और फिर रक्त दुष्ट हो गया, तो कौन से रोग उत्पन्न होंगे? मुख पकना, नेत्रों में लालिमा होगी, नाक और मुख से दुर्गंध आएगी, विसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलक। प्रमीलक जो रोग है वो रक्त दुष्टिजन्य रोग होता है। इसका मतलब होता है ध्यान मग्न रहना। अगर किसी का रक्त दुष्ट हो जाता है तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, खोया खोया सा रहेगा, कहीं भी कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो बुक्स खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है, तो उसको बोलते हैं प्रमीलक। अति दुर्बलता, अरुचि, सिर में दर्द, तिक्त अम्ल रस युक्त डकारे आना, बहुत ज़्यादा क्रोध, मुख हमेशा नमकीन रहना, पसीना ज़्यादा आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब रक्त दुष्टि के रोग हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, तंद्रा निद्रा अति योगश्च। तंद्रा आलसी रहेगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी रक्त दुष्टि में। तमसश्च अति दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ब्लैकआउट सा होना, ये भी रक्त दुष्टि के लक्षण है। कंडू, वरु, कोट, पीड़िका, कुष्ठ, चर्मदल, सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी रक्त दुष्टि की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुपक्षय द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय करना। अनुपक्षय मतलब होता है कि कोई भी रोग होगा तो उसमें जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जैसे फीवर होगा, किसी को फीवर हो गया है, ज्वर हो गया है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसे सारी ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। फिर हम सर पे पट्टियाँ भी रखते हैं गीली करके ताकि टेम्परेचर बैलेंस हो। तो उससे हम रक्तज रोगों का निर्णय करते हैं। कैसे निर्णय करेंगे? डिसाइड करेंगे कि रक्तज रोग है कि नहीं। कैसे होगा? अगर हम शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, किसी को कोई रोग हुआ है, वो शीत से भी ठीक नहीं हो रहा है, उष्ण से भी नहीं हो रहा है, स्निग्ध से भी नहीं, रुक्ष से भी नहीं, तो हमें समझना है कि वो जो रोग है वो रक्तज रोग है। अब कैसे? कोई साध्य रोग, साध्य मतलब ठीक होने वाला रोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ठीक ही नहीं होने वाला, असाध्य रोग हम लेकर बैठ गए। कैसा होना चाहिए? साध्य, जो ठीक होगा। अब वो शीत से भी ठीक नहीं होगा। अगर कोई पित्तज रोग होगा, ठीक है, कोई पित्तज रोग होगा तो वो शीत से ठीक हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है। कोई वात कफज रोग होगा तो वो उष्ण से ठीक हो जाएगा। कोई वातज रोग होगा तो स्निग्ध से ठीक हो जाएगा, और कोई कफज होगा तो रुक्ष से ठीक हो जाएगा।
लेकिन ना तो वो शीत से ठीक हो रहा है, ना तो स्निग्ध से, ना रुक्ष से, मतलब वात पित्त कफ ऐसा कोई रोग ही नहीं है, वातज पित्तज कफज कोई रोग है ही नहीं। तो फिर हमें ये समझना है कि वो जो रोग है वो रक्तज रोग है। उसके बाद आता है रक्तज रोगों का चिकित्सा सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चिकित्सा होती हैं। अगर किसी को रक्तज रोग है तो हम 4 टाइप से चिकित्सा करते हैं। पहली, रक्त पित्त हरि क्रिया, रक्त पित्त नाशक क्रियाएं करेंगे। दूसरी, विरेकम विरेचन, उपवास मतलब लंघन चिकित्सा करेंगे। और स्त्रावण, स्त्रावण मतलब होता है रक्त स्त्रावण, रक्त का मोक्षण करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब रक्त स्त्रावण की मात्रा, कितना ब्लड निकालना है ये कैसे डिसाइड होगा? तो रोगी के शारीरिक बल, मनोबल और दोष, इनका विचार करके हमको रक्त मोक्षण करना है। दोष मतलब रक्त को, मतलब हमें पेशेंट का बल देखना है, मनोबल देखना है और रक्त को ध्यान में रख कर कि एनीमिक पेशेंट तो नहीं है कि उसके अंदर खून ही नहीं है और हम खून निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखकर फिर रक्त स्त्रावण करना है। कितनी मात्रा निकालनी है? अगर जो रोग है वो प्रबल है, जो रोग है उसका बल बहुत उत्तम बल वाला रोग है, प्रबल, तो हमें 1 प्रस्थ निकालना है। मध्यम रोग बल है तो हमें आधा प्रस्थ निकालना है। और अल्प रोग बल है, मतलब रोग का बल हीन है, तो हमें 1 गुणव निकालना है। अब जनरली 1 प्रस्थ बराबर 16 पल होता है, आचार्य शारंगधर बताते हैं मानवीकरण में। तो 1 प्रस्थ बराबर 16 पल होता है। लेकिन जब रक्त स्त्रावण में हम 1 प्रस्थ आधा प्रस्थ पढ़ते हैं तो आचार्य बताते हैं 1 प्रस्थ बराबर 13.5 पल लेना है। नॉर्मली 1 प्रस्थ बराबर 16 पल होता है, लेकिन इस ये वाली जो सिचुएशन हमने पढ़ी कि प्रबल में 1 प्रस्थ निकालना है, मध्यम में आधा प्रस्थ और अल्प में 1 गुणा, तो इसमें हमें कितना कंसीडर करना है? 1 प्रस्थ बराबर 13.5 पल कंसीडर करना है, ठीक है। और 1 पल में 4 तोला होता है, तो 13.5 पल में 54 तोला, मतलब 648 ग्राम हमें ब्लड निकालना है। अब ऐसा नहीं कि 648 ग्राम एक ही बार में निकालना है, वो धीरे धीरे निकालते हैं। एक ही बार में रक्त मोक्षण नहीं होता, वो धीरे धीरे स्टेप वाइज होता है कि एक बार होगा, फिर 4 दिन बाद होगा, फिर 7 दिन बाद होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे इतने अमाउंट का ब्लड निकालेंगे। उसके बाद अगर रक्त वात से दूषित है तो कैसे लक्षण होंगे? अरुण वर्ण का होगा, विशद होगा, फेनिल और तनु होगा, झागदार होगा और पतला खून होगा। पित्त से दूषित है रक्त तो कैसा होगा? पित्त वर्ण का, काले वर्ण का और उष्णता की वजह से देर से जमता है। पित्त दोष से दूषित है तो उष्ण होगा तो जमेगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग भी बहुत धीरे होगी, स्लो होगी। कफ से दूषित रक्त है तो पांडु वर्ण का होगा, याद रखना पांडु वर्ण कफ दोष का होता है। पिच्छिल होगा और तंतुओं वाला गाढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है शुद्ध रक्त के लक्षण, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब इसका हम श्लोक ही याद कर लेंगे समझकर। सबसे पहले आता है तोपनीय। तोपनीय मतलब शुद्ध स्वर्ण, मतलब सोना, ठीक है, एकदम शुद्ध सोना होता है तो कैसे चमकता है। और इंद्रिय गोपाभम, मतलब विहिरभूति की कांति के समान। विहिरभूति एक फूल होता है, उसकी कांति के समान होगा, ठीक है। तो तोपनी इंद्री गोपाभम। पदम मतलब होता है कमल, लाल कलर का जो कमल होता है। और अलग तक, अलग तक मतलब होता है जो आलता, जो देखा होगा शादियों में हाथों में पैरों में रेड रेड कलर का लगाते हैं, तो उसके समान चमकदार होगा। वो कैसे? ब्राइट रेड कलर का होता है, हाथ पूरे चमकने लगते हैं। तो पदम अलगतम सन्निभम उसके समान होगा, चमकदार। गुंजा फल स्वर्णम, मतलब गुंजा फल के समान वर्ण वाला होगा। च विशुद्धम विधि शोणितम, रक्त विशुद्ध माना जाता है। ये सारे लक्षणों वाला रक्त विशुद्ध माना जाता है, मतलब एकदम शुद्ध माना जाता है। उसके बाद आता है रक्त स्त्रावण के बाद क्या पथ्य करने हैं, मतलब किसी का अगर हमने रक्त मोक्षण करवाया तो उसके बाद हमें क्या चीज़ें फॉलो करवानी है जो हितकर होती हैं। तो न तो हमें अति उष्ण खाना पीना देना है, न अति शीत। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म खाना पीना देंगे तो रक्त स्रावित होने लगेगा फिर से, और बहुत शीत देंगे तो अग्निमंद हो जाएगी। तो हमें हल्का और अग्नि प्रदीप्त करने वाला आहार विहार देना है। उसके बाद जिस समय रक्त का स्रावण कराते हैं तो उसके बाद शरीर में रक्त जो है वो अस्थिर हो जाता है। तो हमें मेनली किस चीज़ की रक्षा करनी है? अग्नि की रक्षा का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। ये बहुत बेसिक है। वर्ण प्रसन्न होगा, इंद्रियां प्रसन्न होगी, इंद्रियों के अर्थों की इच्छा करेगी, जठराग्नि ठीक होगी, आरोग्य संपन्न होगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा, बलवान होगा। अब आता है मद, मूर्छा और संन्यास, ठीक है। मद, मूर्छा और संन्यास। मद 4 टाइप्स का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, 4 टाइप्स का होता है।
मूर्छा भी 4 टाइप्स की होती है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। संन्यास सिंगल होता है, एक ही टाइप का होता है, ठीक है, एक ही टाइप का होता है। ये हम वो अष्टोदरी अध्याय में पढ़ के आ चुके हैं। अब इनके सामान्य निदान क्या है? सामान्य निदान मतलब जो बेसिक रीजंस हैं तीनों के लिए कॉमन, कौन से हैं? मलिन आहार शीलस्य, मलिन आहार मतलब गंदा खाना, शीलस्य मतलब कंटिन्यू अभ्यास करना उसका, तो कोई कंटिन्यू खाना मलिन खा रहा है, ठीक है। रजोमोह आवृत आत्मन, इसका मतलब जो रज और तम है उससे क्या हो गया है, आत्मा आवृत हो गई है, उसके आवरण से आवृत हो गई है, रज और तम दोष से। अब सामान्य संप्राप्ति, इन निदानों के सेवन से क्या होगा, वात पित्त कफ अलग अलग या एक साथ कुपित होंगे, या तो वात कुपित होगा या पित्त या कफ, या तो तीनों एक साथ कुपित हो जाएंगे। फिर वो कहाँ पर जाकर अवरोध करेंगे, रसवाही, रक्तवाही और संज्ञावाही स्त्रोतों में। 3 स्त्रोतस हैं, याद रखने हैं, रस, रक्त और संज्ञा। मनोवह स्त्रोतस यहाँ पर नहीं आता है, तो याद रखना मनोवह स्त्रोतस नहीं आता है। 3 आते हैं, रस, रक्त और संज्ञावाही स्त्रोतों में अवरोध करते हैं, वहाँ पर स्थित हो जाएंगे और मद मूर्छा संन्यास उत्पन्न करेंगे। यथोत्तरम बलाधिक्यम, तीनों मद, मूर्छा और संन्यास उत्तर की तरफ जाएंगे, मतलब मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास, तो बल बढ़ता जाता है, मतलब मद से ज़्यादा बलवान मूर्छा होती है और मूर्छा से ज़्यादा संन्यास। अब ये तीनों तरीके से हेतु, लक्षण और चिकित्सा, रीजंस भी देखोगे तो मद के कम होंगे, मूर्छा के और ज़्यादा और संन्यास के और ज़्यादा। लक्षण भी मद से ज़्यादा मूर्छा के और उससे ज़्यादा संन्यास के, मतलब उत्तर की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ, तो जो बल है वो बढ़ता जाएगा। चिकित्सा भी मद की हो जाएगी, मूर्छा की उससे थोड़ी टफ होगी और संन्यास की सबसे टफ होती है। अब मद रोग की संप्राप्ति, मद रोग की संप्राप्ति, वात पित्त कफ प्रकोपित होंगे, वो दुर्बल मन में पहुंचकर मन को शुद्ध कर देंगे, दुर्बल मन में जाकर मन को शुद्ध कर देंगे। फिर मनुष्य की संज्ञा को मूर्छित कर देंगे। संज्ञा मतलब होता है जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, जो हमारा ज्ञान है, उसको मूर्छित कर देंगे, ठीक है। अब इसके क्या क्या लक्षण होंगे, वातज मद के क्या लक्षण होंगे? अल्पद्रता भाषाओं, अल्पद्रता भाषा मतलब कि जो रोगी होगा वातज मद वाला, वो अस्पष्ट बोलेगा, मतलब क्लियरिटी नहीं होगी बोलने में, कुछ भी कुछ बोलता जाएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, रुक रुक कर बोलेगा या बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा और बहुत ज़्यादा बोलेगा, इस टाइप के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। चलस्खलित चेष्टितम, जो चेष्टा होगी, जो एक्टिविटीज़ होगी वो चंचलता युक्त होगी और लड़खड़ाहट होगी, लड़खड़ाएगा और चंचल होगा। बाकी बेसिक है, आकृति रूक्ष होगी, श्याव या अरुण वर्ण का होगा, मतलब स्किन कलरेशन डार्क हो जाएगा। उसके बाद पित्तज मध्य के लक्षण आते हैं, सक्रोध परुष भाषम, बहुत ज़्यादा क्रोध करेगा, और परुष भाषम मतलब कठोर बात करेगा, रूडली बात करेगा, ठीक है। समप्रहार कली प्रियम, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, इस टाइप की चीज़ें करेगा। बाकी बेसिक, आकृति पीली होगी, रक्तवर्ण की होगी या कृष्ण वर्ण की होगी। उसके बाद आता है कफज मद के लक्षण, स्वल्प असंबंध वचनम, स्वल्प मतलब बहुत कम बात करेगा, और असंबंध मतलब बिना तालमेल की कुछ भी कुछ बातें करेगा। तंद्रा और आलस से युक्त होगा, पांडु वर्ण का होगा, पांडु वर्ण कफ का होता है। उसके बाद आता है प्रध्यान्य तत्परम, ठीक है। प्रध्यान्य तत्परम मतलब होता है हमेशा कहीं ना कहीं खोया खोया सा रहेगा, ठीक है, कहीं भी कहीं खो गया है, हमेशा किसी न किसी चिंता में युक्त है, इस टाइप से रहेगा। उसके बाद आता है सन्निपातज मद के लक्षण, सन्निपातज मद में सभी दोषों के सब लक्षण होंगे, सन्निपातज मतलब तीनों दोषों से हुआ है, तो तीनों दोषों वाले लक्षण मिलेंगे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मदो मध मदा आकृति, इस सन्निपातज मद में क्या होगा, मदिरा से जो लक्षण होते हैं, मतलब मद्यपान कोई करता है तो कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, एकदम वो होश में नहीं रहता है, वैसे ही लक्षण सन्निपातज मद में मिलेंगे। बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, इसमें नशा थोड़ा हल्का होता है। सन्निपातज मद में मद्यपान तो नहीं किया है पेशेंट ने, तो नशा थोड़ा हल्का होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होगी जैसे मद्यपान किया हो। उसके बाद वातज मूर्छा के लक्षण, नीलम वा यदि कृष्णम आकाशम अथवा अरुणम, मूर्छा का बेसिक मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है, कोई चक्कर खा के गिर गया। वातज मूर्छा में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीलम आता है, श्लोक की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, नीलम। अब पेशेंट जब गिरता है चक्कर खाकर तो वो आकाश को देखते हुए गिरता है, ठीक है, वात में भी, पित्त में भी, कफ में भी।
लेकिन वात में उसको कृष्ण वर्ण का दिखेगा आकाश या अरुण वर्ण का दिखेगा, और या तो किसी भी वर्ण का नहीं दिखेगा, जो नेचुरल बादलों के आकाश का कलर होता है वैसा। अब नेचुरल जो आकाश होता है वो नीले कलर का होता है, तो वातज मूर्छा में नॉर्मल नीला आसमान ही दिखेगा। कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है कि पित्त में क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है। इसमें वातज है तो इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसा कलर है वैसा ही दिख रहा है, मतलब नीला आकाश दिख रहा है, या तो कृष्ण दिख रहा है या अरुण दिख रहा है। तो ये तो वात के हैं, और ये जो नीला है ये पित्त का नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जिस कलर का आकाश है उसी कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो मूर्छा के वेग से पहले नीला, काला या अरुण वर्ण का आकाश देखकर फिर अंधकार में प्रवेश होगा, मतलब ब्लैकआउट सा हो जाएगा और फिर बेहोश हो जाएगा। उसके बाद वातज मूर्छा है तो चेतना शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी होश में भी आ जाएगा। कंपन होगा, अंगों में वेदना होगी, हृदय पीड़ा, शरीर क्रश हो जाएगा, और जो अंग हैं वो श्याव और अरुण वर्ण के हो जाएंगे। उसके बाद पित्तज मूर्छा के लक्षण में आता है रक्तम हरित वर्णम। अब इसमें आकाश कैसा दिखेगा? रक्तम मतलब लाल, हरा, पीला, इस टाइप का देखकर मूर्छित होगा। उसके बाद आता है सस्वेद प्रतिबुध्यते। सस्वेद मतलब पसीना आएगा, उसके बाद पेशेंट होश में आएगा, ठीक है। पित्तज मूर्छा है, पसीना आएगा फिर होश में आएगा। प्यास लगेगी, संताप, आंखें लाल पीली व्याकुल रहेंगी, मल पतला त्याग करेगा और शरीर पीले वर्ण का होगा। ये बेसिक लक्षण है। उसके बाद कफज मूर्छा के लक्षण आते हैं। आकाश कैसा दिखेगा? काले काले बादलों से घिरा हुआ दिखेगा, ठीक है। वात में कैसा दिख रहा था? नीला दिख रहा था, या कृष्ण वर्ण का या अरुण वर्ण का। पित्तज मूर्छा में कैसा दिख रहा था? रक्त वर्ण का या हरे वर्ण का या पीले वर्ण का, ठीक है, लाल, हरा या पीला। कफज में कैसा दिख रहा है? काले काले बादलों से घिरा हुआ। जैसे बारिश होने वाली होती है तो पूरा मौसम कैसा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बादल दिखते हैं काले काले, तो वैसा उसको फील होगा और उसके बाद वो बेहोश होगा। अब कफज मूर्छा है तो चिराज प्रतिबुध्यते। चिराज मतलब बहुत देर से होश में आएगा पेशेंट, और होश आने पर कैसा फील करेगा? गुरुता फील करेगा, ठीक है। गीला चमड़ा ओढ़ा हुआ हो, मतलब स्थैमित्य, कफ का लक्षण है। सप्रसेक, कफ का लक्षण है, मतलब मुख से पानी आता रहेगा। सहलास, जी मचलता रहेगा। उसके बाद आता है सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। तीनों दोष इन्वॉल्व है तो सबके लक्षण मिलेंगे। अब इसमें आता है अपस्मार इवागतः, ठीक है। उसमें जो था, जो सन्निपातज मध्य था, उसमें मद्यपान जैसे व्यक्ति के लक्षण मिल रहे थे, मद्यपान किया हुआ व्यक्ति है ऐसे लक्षण दिख रहे थे। इसमें अपस्मार जैसे लक्षण दिखते हैं। सन्निपातज मूर्छा में किसके जैसे लक्षण दिखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपस्मार के जैसे। बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वहाँ पे भी एक चीज़ का डिफरेंस था कि नशा जो था वो हल्का था, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ का डिफरेंस है। क्या है? कि इसमें विभिन्न चेष्टाएं नहीं होती। अपस्मार में विभिन्न चेष्टाएं होती हैं, लेकिन सन्निपातज मूर्छा में विभिन्न चेष्टाएं नहीं होंगी, ठीक है। बाकी सारे लक्षण अपस्मार जैसे होंगे। अब इनकी क्या विशेषता है? मद और मूर्छा के जो वेग हैं वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। मद और मूर्छा के वेग आएंगे तो वो कुछ टाइम में शांत हो जाएंगे, लेकिन संन्यास में जो रोगी है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम उसको औषधि नहीं देंगे, ठीक है। मतलब संन्यास मतलब होता है कोमा में चला गया पेशेंट, अब वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं देंगे। तो संन्यासो न औषधेर विना, ठीक है, मतलब संन्यास में बिना औषधि के पेशेंट ठीक नहीं होगा, होश में नहीं आएगा। अब संन्यास की क्या संप्राप्ति है? दोष प्रकुपित हो जाएंगे, अति प्रबल दोष प्रकुपित होंगे इसमें। वाणी, मन और शरीर क्रियाओं को रोक देंगे। वाणी, मन और शरीर मतलब बुद्धि, प्रज्ञा, अपराध, ठीक है, क्रियाओं को रोककर हृदय में स्थित होकर मनुष्य को मूर्छित कर देंगे। संन्यास से अगर व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया, मतलब कोई कोमा में चला गया, तो तो कैसा हो जाएगा? निश्चेष्ट और निसंज्ञ, मतलब कोई चेष्टा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, और निसंज्ञ मतलब एकदम बेहोश हो जाएगा। निर्जीव जैसा काष्ठ के समान हो जाएगा। निर्जीव मतलब कोई मृत्यु हो गई है किसी की, कोई मर चुका है वैसा हो जाएगा। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी के समान। लकड़ी कैसी होती है? पड़ी रहती है, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, काष्ठी भूतो मृत्योपम। काष्ठी भूतो मृत्योपम मतलब मरे हुए व्यक्ति के समान, लकड़ी के समान, काष्ठ के समान हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है? संन्यास का लक्षण है। उसके बाद इसमें सद्य फला क्रिया करनी है। सद्य फला क्रिया मतलब जो तुरंत से फल दे दे, ऐसी चिकित्सा करनी है। अगर एकदम जल्दी इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं किया तो पेशेंट मर भी सकता है, जीवन खो देगा।
तो सद्य फला क्रिया और काष्ठीभूतो मृतोपम मतलब काष्ठ के समान पड़ा रहेगा, लकड़ी के समान। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, इसी टाइप की एक लाइन आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं, लेकिन मूर्छा के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? नरः पतति काष्ठवतः। ये आचार्य सुश्रुत का कोटेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा में है। आचार्य सुश्रुत का कोटेशन कौन से के लिए? मूर्छा रोग के लिए है। यह आचार्य चरक का कोटेशन है, किसके लिए? संन्यास के लिए। यह आचार्य सुश्रुत का मूर्छा के लिए। नर पतति काष्ठवत मतलब जो पेशेंट नर है, पुरुष है, वो पतति मतलब गिर जाएगा, किसकी तरह? लकड़ी की तरह। लकड़ी को अगर छोड़ दूं तो कैसे गिर जाएगी लकड़ी, तो पेशेंट भी एकदम वैसे गिर जाता है। तो ये उन्होंने मूर्छा के लिए बताया। उसके बाद मदात्य की तृतीय अवस्था या अंतिम अवस्था में भी इसी टाइप का एक कोटेशन आता है, भग्न दार्वीव निष्क्रिय। मतलब अगर किसी पेड़ की लकड़ी को मैं काट दूंगी तो वो टूट कर कैसे गिर जाएगी, तो पेशेंट जो मद्यपान की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें भी वो ऐसे ही गिर जाता है, तो उसमें भी कोटेशन आता है। थोड़े सेम सेम कोटेशन है, इसलिए मैंने लिखे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद संन्यास रोग की आशु फलप्रद चिकित्सा क्या होगी, जो जल्दी से हमको रिजल्ट्स दे दे, इस टाइप से हमें इंस्टेंट क्या चिकित्साएं करनी चाहिए आशु फलप्रद? तीक्ष्ण अंजन, अवपीड़न, प्रदमन, इस टाइप के नशे करने हैं, ठीक है। अवपीड़न मतलब किसी भी तीक्ष्ण औषधि का हम स्वरस लेके नाक में डालेंगे पेशेंट की। प्रदमन मतलब औषधि का चूर्ण करके नाक में डालेंगे। तो इस टाइप की औषधियाँ, इस टाइप का चिकित्साएं हम करेंगे जो आशु फलप्रद होती है। नख के भीतर सुई चुभोना, नेल्स के अंदर हम प्रिक करेंगे सुई से, किसी अंग को जला देंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को होश में लाना। अगर हम जल्दी से उसको होश में नहीं लाए तो पेशेंट मर सकता है, इसलिए हमें बहुत इंस्टेंट करना है। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ के बाल उखाड़ना, ठीक है, बालों को हम उखाड़ेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट होश में आ सकता है। तो ये सारे आशु फलप्रद चिकित्सा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आचार्य वाग्भट पता है संन्यास में क्या चिकित्सा बताते हैं आशु फलप्रद? कि पेशेंट को बिच्छू से कटवा लो, क्योंकि बिच्छू से कटवा लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें जल्दी से उसको होश में लाना है, जल्दी उसको लाना है, नहीं तो वो मर सकता है। उसके बाद आता है मद मूर्छा में पंचकर्म। अब संन्यास में तो पेशेंट कोमा में चला गया तो उसका पंचकर्म तो नहीं हो सकता, तो मद मूर्छा में हमें पंचकर्म करना है। संन्यास में पंचकर्म नहीं होता, कोई कोमा में चला गया है तो हम उसको पंचकर्म, वमन, विरेचन ये सब नहीं करा सकते। मद मूर्छा में है तो वेग शांत हो जाएगा तो हम पेशेंट को संशोधन चिकित्सा करा सकते हैं। तो पहले स्नेहन स्वेदन करना है, फिर वात पित्त का सन्निपात जो भी दोष है उसके बल के अनुसार पंचकर्म करेंगे। अब उसमें मद मूर्छा संन्यास में क्या औषधोपचार कर सकते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है पानीय कल्याणक घृत, जो 28 औषधियों से बनता है। पानीय कल्याणक घृत नाम याद रखना। तिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला में मधु, घी या चीनी मिलाकर प्रयोग करेंगे। शिलाजीत का प्रयोग, दूध का प्रयोग, रसायन द्रव्यों का प्रयोग। एक इम्पॉर्टेंट आता है कौम्ब घृत का प्रयोग। कौम्ब घृत मतलब होता है एक घड़े में, मटके में हमें घृत रखना है और उसको 10 साल तक रखने के बाद यूज़ करना है। तो 10 साल पुराना जो घृत होता है घड़े में रखा हुआ, उसको कौम्ब घृत बोलते हैं। वेग में रक्त मोक्षण करेंगे, अगर किसी को मद मूर्छा का वेग आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी कोई बेहोश होने वाला है, संन्यास में कोई बेहोश होने वाला है, वेग में रक्त मोक्षण करेंगे। शास्त्र श्रवण कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ने लगेंगे हम, ताकि जो पेशेंट है वो सुने, श्रवण। सज्जन पुरुष या जितेंद्रिय पुरुषों की सेवा करना, ये भी एक चिकित्सा बताइए, ठीक है। तो इससे जो वेग है वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और नंबर भी है, तो आप मुझे मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।